Assalamualaikum dear students. As we were doing the unit 8 of plant physiology, which is the part of class 9 biology. So yesterday we have started section 2 short answer questions. Today we will do question number 8 and 9. Question number 8 is define the following terms. A few terms are given in these questions which we have to define one by one. First definition is osmotic adjustment, the process by which plants regulate the concentration of solutes in their cells to maintain water balance and target pressure, particularly under conditions of water stress. Basically osmotic होता क्या है? Osmotic है movement of solvent, movement of water from higher region to lower region. बेसिकली इसमें क्या होता है कि जब वाटर स्ट्रेस होता है तो प्लांट के अंदर सल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है. सल्यूट कीप दिस थिंग इन माइंड. और वाटर की जो कंसंट्रेशन होती है वो लो हो जाती है. तो उसको बैलेंस करने के लिए, वाटर लेवल को बैलेंस करने के लिए इस ऑस्मोटिक प्रेशर के थ्रू वाटर मूव करता है फ्रॉम हायर रीजन टू लोअर रीजन, मींस प्लांट के अंदर मूवमेंट करता है. और इस तरह से प्लांट का प्रेशर भी मेंटेन अपना रखता है और वाटर बैलेंस भी मेंटेन रहता है. Next definition is transpiration. Transpiration is the process by which water evaporates from aerial parts of the plant, primarily through the stomata in the leaves. This process helps in cooling in plants, uptake and transport of water and minerals, and maintaining water balance. ट्रांसपायरेशन वही है कि एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, स्पेशली जो लीव्स के अंदर स्टोमेटो होते हैं, वहाँ से वाटर को लॉस, वाटर इवेपोरेट हो जाता है इन द एयर. और इस प्रोसेस के थ्रू ये होता है कि एक कंटिन्यूस मूवमेंट ऑफ वाटर रहती है इन द इनसाइड द प्लांट. ऊपर की तरफ मूवमेंट कंटिन्यूस रहती है, ऊपर से लॉस होता रहता है, नीचे से इनटेक रहता है. इस तरह से फ्लो रहता है और फ्लो की वजह से प्लांट में कूलिंग टेम्परेचर मेंटेन रहता है, प्लांट का इंटरनल टेम्परेचर. और इस तरह से मिनरल्स को भी मूव होने में हेल्प मिलती है. मिनरल्स की जो ट्रांसपोर्ट होते हैं वो भी कैरी की जाती है और वाटर बैलेंस भी मेंटेन रहता है. अगर फॉर एग्जांपल उसमें से रिमूवल का प्रोसीजर ना होता तो प्लांट जो नीचे से पानी लेता वो अंदर बैलेंस एक्सीड हो जाता, या नीचे से ले ही नहीं सकता तो प्लांट ना सकता तो प्लांट में वाटर की शॉर्टेज हो जाती. तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है जिसके थ्रू वाटर बैलेंस मेंटेन रहता है. नेक्स्ट इज ट्रांसलोकेशन, the transport of prepared organic solutes to different parts of the plant through the phloem tissues. प्रिपेयर जो प्लांट प्रिपेयर करता है फूड, उसको डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट तक पहुंचाना थ्रू द फ्लोएम टिश्यूज इज नोन एज ट्रांसलोकेशन. बेसिकली ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रिपेयर्ड फूड इन द प्लांट इज नोन एज ट्रांसलोकेशन. माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो स्मॉल न्यूट्रिएंट्स मतलब वो न्यूट्रिएंट्स जो हमें बहुत हमें सॉरी प्लांट्स को बहुत स्मॉल अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं, लाइक essential nutrients required by plants in relatively small quantities for normal growth and development. These include elements such as iron, manganese, zinc, copper, boron, molybdenum, and chlorine. Next is excretophores. Excretophores are specialized plant structures that help in the removal of waste substances, particularly excess salts and minerals. These structures are commonly found in plants that grow in saline environments such as mangroves and halophytes. which mangroves कहते हैं shrubs जो हम देखते हैं जहाँ पे aquatic कोई lakes होती हैं उनके surrounding में किनारों पे जो shrubs होती हैं उनके जो stems होते हैं वो अंदर plant की तरफ झुके हुए होते हैं, वो mangroves कहलाते हैं. और halophytes भी वो plants कहलाते हैं जो ज़्यादा स्लाइन ऐसी जगहों पे ग्रो करते हैं जहाँ पे सॉइल में साल्ट की अमाउंट ज़्यादा हो, हाईली स्लाइन सॉइल्स हो. ठीक है. उन इन्वायरमेंट्स में प्लांट को जो उसमें एक्सेसिव वाटर या एक्सेसिव सॉल्ट जमा हो जाता है. ऑफ कोर्स पानी में भी सॉल्ट कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, डायरेक्ट अगर ज़्यादा देर पानी में रहे पौधा तो एक्सेसिव सॉल्ट और मिनरल्स कलेक्ट हो जाते हैं प्लांट में, तो वो नॉर्मली रिमूव नहीं हो सकते. उनके लिए प्लांट एक स्पेशल स्ट्रक्चर्स रहता है जिसको हम कहते हैं एक्सक्रीटोफोर्स.
वो जो एक्सेसिव साल्ट्स और मिनरल्स होते हैं वो उसमें जमा होते रहते हैं और वहाँ से उन स्पेशल स्ट्रक्चर्स के थ्रू रिमूव किए जाते हैं एज वेस्ट सब्सटेंसेस. Vascular bundles. Vascular bundles are structures in plants that contain xylem and phloem tissues. Basically, phloem और xylem को ना collectively vascular bundles कहा जाता है. Responsible for transport of water, nutrients, and food. They serve as the plant's circulatory system, ensuring proper distribution of essential substances like blood vessel system in human body. They are also known as the circulatory system of the plant. दोनों मिल के ट्रांसपोर्ट करते हैं वाटर को, न्यूट्रिएंट्स को और फूड को. जाइलम. Xylem individually पूछा गया. Xylem is the specialized vascular tissue in plants responsible for the transport of water and minerals from the roots to the leaves. It also provides structural support. वो जो वाटर का कंटिन्यूस फ्लो मेंटेन करके रखता है तो वो टर्गर प्रेशर प्रोवाइड करता है प्लांट को. दिस इज हाउ इट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट. Xylem consists of tracheids, vessels, xylem fibers and xylem parenchyma. ये इसके फर्दर सब डिवाइडेड पार्ट्स होते हैं जिनके थ्रू एक पूरा xylem का स्ट्रक्चर वेल मेंटेन रहता है. Adhesion. Adhesion is the attraction between water molecule and the surface of other materials. In plants, adhesion helps water molecules stick to the walls of xylem vessels, allowing water to move upward against gravity. बच्चे बेसिकली कैसे एक प्लांट एक ही ऊपर की तरफ जैसे मूव करता है एक स्ट्रेट प्लांट के अंदर, तो बेसिकली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स एंड द वॉल्स ऑफ फ्लोएम सॉरी xylem टिश्यूज. वो इसको अट्रैक्ट करके अट्रैक्टिव फोर्सेस के थ्रू इसको अपवर्ड अगेंस्ट ग्रेविटी कहते हैं अट्रैक्शन फोर्स ऑफ अर्थ, उसके अगेंस्ट ऊपर की तरफ मूव करने में हेल्प करते हैं. दैट फोर्स इज नोन एज एडहेशन. Cohesion. Cohesion is the attraction between water molecules due to hydrogen bonding. This property allows water molecules to stick together, enabling the formation of a continuous water column in xylem for efficient water transport. ये अब वो था उसका xylem के walls के साथ force of attraction. अब ये है कि एक वाटर मॉलिक्यूल तो अट्रैक्ट होकर फॉर एग्जांपल वॉल्स के थ्रू मूव कर गया, पीछे सारे वाटर मॉलिक्यूल्स की एक चेन बनाती है कोहेजन. बेसिकली उनके अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो अट्रैक्ट करती है वाटर के तमाम मॉलिक्यूल्स को और वो स्टिक टुगेदर रहते हैं और एक कंटिन्यूस फ्लो मेंटेन रहता है, कॉलम बन जाते हैं, कंटिन्यूस कॉलम ऑफ वाटर बन जाता है जो ऊपर की तरफ ट्रांसपोर्ट किया जाता है. क्वेश्चन नंबर 9 इज राइट द डिफरेंस बिटवीन. यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजीज हम इस क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे जो जिनका हम डिफरेंस पढ़ें. First is micronutrients and macronutrients. The definition of macronutrients is nutrients required in large. There are some parameters. On the basis of these parameters, we will do the differentiation. First is definition. Nutrients required in large amounts and micronutrients, nutrients required in small amount. Primary function of macronutrients is they provide energy and support to the growth. And primary function of micronutrients is they support body function. जो बॉडी को ये एनर्जी प्रोवाइड करता है और ग्रोथ और सपोर्ट प्रोवाइड करता है. अब ये क्या है कि सर्वाइवल के लिए जो डिफरेंट मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हो रहे होते हैं, इम्यूनिटी होती है और बोन्स हेल्थ होती है, ये वो प्रोवाइड करते हैं. एनर्जी कंट्रीब्यूशन. Yes, carbohydrates, proteins, fats. No, don't provide calories. Types: carbohydrates, protein, fats, water. और यहाँ पे vitamins आ जाते हैं, all types of vitamins and minerals. Deficiency effects: weakness, muscle loss, low energy. अगर deficiency of micronutrients हो, different micronutrients की अपनी deficiency की वजह से अपना अपना problem होता है, but collectively body weakness, muscle loss and low energy. And in case of micronutrients, diseases like anemia blood में रेड ब्लड सेल्स कम हो जाता है. रिकेट्स बोन्स की बीमारी होती है कि एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ या पुअर ग्रोथ ऑफ बोन्स होती है. स्कर्वी भी इसी तरह से विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से होती है, बोन्स की ही बीमारी है. अगर अगर यहाँ डेफिशिएंसी अब यह है कि अगर ज़्यादा हो जाए then micronutrients cause obesity, heart disease, diabetes. Of course ये carbohydrates, proteins, ये sugars, fat obesity कहते हैं मोटापे को, और फैट हार्ट डिजीज भी कॉज करते हैं.
कार्बोहाइड्रेट्स क्या करते हैं, डायबिटीज कॉज करते हैं. दिस इज हाउ. And excess of these nutrients causes toxicity. For example, too much vitamin A liver damage कर देता है. Next are hydrophytes and xerophytes. Hydrophytes, again there are two parameters. Hydrophytes are plants adapted to uh, living in water or highly moist environment, ज़्यादा पानी में रहने वाले, पानी के अंदर रहने वाले. और plants again उसके opposite xerophytes, उन plants को कहते हैं plants adapted to dry or desert like conditions, जो बहुत dry condition में या सहरा में होते हैं. Ponds, habitats of course, ponds, lakes, rivers, marshes, deserts, arid conditions, rocky terrain. और रूट्स इनमें स्मॉल छोटी छोटी होती हैं या एब्सेंट होती हैं. सिंस वाटर, क्योंकि वाटर इनटेक की ज़रूरत ही नहीं पड़ती ज़्यादा, वो इतना अबंडेंट में अवेलेबल होता है. जबकि ज़ीरोफाइट्स में उनको वाटर एब्जॉर्ब करने के लिए बड़ी बड़ी रूट्स चाहिए होते हैं, डीप एक्सटेंसिव रूट्स. लीव्स इनके, क्योंकि इन्होंने ज़्यादा वाटर लॉस करना होता है, तो ब्रॉड, बहुत बड़े बड़े फ्लैट और थिन लीव्स, बहुत बारीक लीव्स होते हैं. इधर क्योंकि वाटर लॉस को कंट्रोल करना होता है लीव्स के थ्रू, तो स्मॉल थिक, स्मॉल छोटे छोटे बहुत मोटे और नीडल्स लाइक लीव्स होते हैं. आपने देखा होगा जो ड्राई एरियाज के प्लांट्स होते हैं उनके लीव्स बहुत, उनके ऊपर कांटे लगे होते हैं. स्टोमेटा ज़्यादा, ऑफकोर्स ज़्यादा स्टोमेटा होंगे, स्टोमेटा बहुत कम होंगे. स्टेम सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल होते हैं, वो बहुत सॉफ्ट होते हैं, लेसदार होते हैं, उनको आराम से तोड़ा जा सकता है. बट इनके बहुत थिक होते हैं, वुडी होते हैं, सकुलेंट्स होते हैं, बहुत मतलब हार्ड होते हैं. अच्छा, वाटर स्टोरेज ज़रूरत ही नहीं होती, कंटिन्यूस सप्लाई वाटर हो रही होती तो ज़रूरत नहीं होती. यहाँ पे वाटर को स्टोर किया जाता है इन स्टेम्स, लीव्स और रूट्स. एग्जाम्पल, लोटस, वाटर लिली, हाइड्रिला, डकवीट और कैक्टस, एलोवेरा, एगेवा एंड पाइनएप्पल आर द एग्जाम्पल ऑफ xerophytes. Next is monocot root and dicot root. Vascular bundles scattered in a ring, arranged in ये एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, मतलब एक रिंग स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर ये वास्कुलर बंडल स्प्रेड अपना स्कैटर्ड हुए होते हैं. यहाँ पे एक प्रॉपर सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर ये दोनों फिक्स पोजीशन में होते हैं. पिथ यहाँ पे लार्ज और वेल डेवलप्ड होती है. यहाँ पे डाइकॉट रूट में स्मॉल या एब्सेंट होती है. कॉर्टेक्स वाइट कॉर्टेक्स होता है, नैरो कॉर्टेक्स होता है. पेरिसाइकिल प्रोड्यूस ओनली लेटरल रूट्स, प्रोड्यूस लेटरल रूट्स, कॉर, कैम्बियम एंड सेकेंडरी ग्रोथ. सेकेंडरी ग्रोथ यहाँ पे नहीं होती, यहाँ पे होती है क्योंकि कैम्बियम ग्रोथ होती है. एंडोडर्मिस थिक वॉल्ड होता है, यहाँ पे लेस डिस्टिंक्ट होता है. एग्जाम्पल, मेज, बैम्बू, राइस एंड अनियन. Example, pea, mango, sunflower and bean. Okay, transpiration and translocation. Transpiration, loss of water vapor from aerial parts of the plant. Translocation, movement of food from leaves to other parts. Transpiration, water की movement होती है और यहाँ पे food की movement होती है. पैसिव प्रोसेस, इसके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती. एक्टिव प्रोसेस, फूड को प्रोसेस ट्रांसपोर्ट करने के लिए एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी चाहिए होती है. ऑफ कोर्स जाइलम ट्रांसपोर्ट वाटर, ऑफ कोर्स फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड. ये यूनि डायरेक्शनल होती है, जस्ट अपवर्ड मूवमेंट होती है फ्रॉम रूट्स टू लीव्स. ये बाई डायरेक्शनल होती है, मतलब इस क्योंकि फूड को प्लांट फूड बनती है लीव्स के अंदर, उसको प्लांट्स के तमाम हिस्सों तक पहुंचाना होता है, तो बाई डायरेक्शनल अपवर्ड भी फ्लो हो रहा होता है, डाउनवर्ड भी हो रहा होता है. पर्पस क्या है, वाटर फ्लो को मेंटेन करना एटसेट्रा. एंड यहाँ पे एनर्जी रिच फूड प्रोवाइड करना फॉर द ग्रोइंग एंड स्टोरेज एरियाज. Water evaporating from leaves, stems and flowers, movement of glucose from leaves to roots, fruit, seeds, etc. Okay, translocation and ascent of sap. Movement of food from leaves to other parts, upward movement. Again ये पिछले process वाला, ये transpiration you can say, and this is the translocation, movement of food. Next is xylem and phloem. Xylem and phloem, xylem of course transport water and minerals, phloem transport food. Dead tissues होते हैं, ये living tissues होते हैं. इनके structures, main components क्या हैं, tracheids, vessels, xylem, fibers, xylem, phloem. यहाँ पे sieve tubes होते हैं, companion cells होते हैं, phloem fibers होते हैं, phloem parenchyma होते हैं. मैकेनिज्म क्या है कि ट्रांसपायरेशन पुल, ट्रांसपायरेशन ऊपर से क्योंकि लीव्स के थ्रू होती है तो वो एक प्रेशर मेंटेन करते हैं कि फ्रॉम रूट्स अपवर्ड मूवमेंट होती है. रूट प्रेशर, कोहेजन, एडहेशन, हम अट्रैक्शन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पढ़ चुके हैं. प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म, ऑस्मोसिस कि जहाँ पे प्रिपेयर्ड फूड उस ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की एफिशिएंसी होगी, वहाँ से हायर रीजन से लोअर रीजन की तरफ ऑस्मोसिस होगा.
Structural strength provides mechanical support to the plants. वो water के column maintain रखते हैं, उससे pressure maintain रखते हैं in the stem. Do not provide structural support. ये structural support provide नहीं करते. Water movement and trees, food transport and these plants. Last question is how gas pattern of gases exchange in leaves and roots. दो different structure of plants हैं, इनमें gases exchange कैसे होता है. Leaves में as we know photosynthesis, uptake of carbon dioxide and release of oxygen. Respiration दोनों हो रहे होते हैं, uptake of oxygen and release of carbon dioxide. जबकि roots में just respiration होता है जिसमें uptake of oxygen होता है और release of carbon dioxide होता है. Stomata through root hairs and epidermal cells. ये फोटोसिंथेसिस क्योंकि डे टाइम भी होता है और नाइट टाइम भी होता है, ये कंटिन्यूस है, ये तो ऑल टाइम चलता रहता है. गैस मूवमेंट कैसे होता है? डिफ्यूजन थ्रू स्टोमेटा. यहाँ पे डिफ्यूजन फ्रॉम जो एयर के बीच में स्पेसेस होती हैं ना, सोयल के अंदर एयर स्पेसेस होते हैं, वहां से हो रही होती है. यहाँ पे गार्ड सेल्स रेगुलेट करते हैं कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा. यहाँ पे एयर स्पेसेस अलाउ करती हैं ऑक्सीजन की डिफ्यूजन को. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. वी विल डू लॉन्ग क्वेश्चन टुमारो इंशाल्लाह. अल्लाह हाफिज.